आनंद जी और राजेश जौहरी जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करते हुए। पहला कमेंट आनंद जी आपसे, कलेक्टरों और नर्सेज के साथ सीधा संवाद और जो आज सलाह दी या जो हौसला बढ़ाया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, हौसला बढ़ाया, उन्होंने डायरेक्ट बात की, अच्छी बात है। लेकिन एक बात है कि अगर सुविधाएं नहीं है तो ये अधिकारी और नर्स या डॉक्टर क्या कर लेंगे? 15 महीने में अगर हमारे देश में ये सब सुविधाएं हम नहीं कर पाए तो इसके लिए दोषी कौन है? और अब इन सब के बाद इस तरह का हम वार्तालाप करें, ये सब बेईमानी है जनता के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार हर मामले में फेल है, चाहे विपक्ष को विश्वास में लेने के मामले में हो, चाहे जनता को विश्वास में लेने के मामले हो, चाहे जनता को जो आधारभूत मूलभूत सुविधाएं उनके मामले में हो। आज हमने पूरा देश लाख कर दिया है, लेकिन लोगों की व्यवस्थाएं कहाँ हैं? लोगों को क्या व्यवस्था हम दे पा रहे हैं? उनको खाने पीने की क्या दिक्कतें हैं? कोरोना अपनी जगह है, कोरोना से तो जो हो रहा है वो सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई उसके बारे में सरकार कहाँ है? कहीं कुछ नहीं। कोरोना में किस तरह से लोग लूटे जा रहे हैं लोग। पिछली बार तो सरकार ने बहुत व्यवस्था की, ठीक है, लेकिन इस बार तो ये हालात है कि लोगों के बिल 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख हो रहे हैं। अच्छा, बिल हो रहा है वो तो ठीक है, लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे जो परिजन है उनको हम खो रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्था हमारे ऊपर लाद दी गई है? अगर किसी शहर में 100 आदमी से ज्यादा मौत के मुंह में जा रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं, तो सरकारी आंकड़े 10 का बता रहे हैं, तो ये किस तरह की व्यवस्था ला दी जा रही है? हम कौन से देश में रह रहे हैं? हम क्या जो 70 साल की बातें करते थे, क्या ये सब चीजें कभी 70 साल में इस तरह की आई हैं सामने? किस तरह से देख रहे हैं, हमारे मीडिया बता रहे हैं, समाचार पत्र बता रहे हैं कि आज भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर, विश्राम घाट पर 140 लाशें जली हैं, 100, और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि 8 जली हैं, 6 जली हैं। तो किस तरह की ये व्यवस्था हम लोगों ने बना, किस तरह की बातें भावनाएं हम लोगों में फैलाना चाहते हैं? भाई, अगर हमसे गलती हुई है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उसमें सबका सहयोग लेने चाहिए। किस तरह से विपक्ष सहयोग दे रहा है तो उसके ऊपर किस तरह से केस लादे जा रहे हैं। हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं हम उन्हें कि वो किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग में सम्मिलित हैं, नकली के जो मामले हैं उसमें भी उनके लोग शामिल आ रहे हैं। तो किस तरह की व्यवस्थाएं सत्ता पक्ष ने, अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, वो अगर पिछले 15 महीने से सेवा में लगे हुए तो उन्होंने CID भेज दी उनकी जांच करने के लिए। अरे भाई, ये समय जांच करने का है कि जो सहयोग कर रहा है उसको हमें जो मदद कर रहा है और ईमानदारी से मदद कर रहा है। आपको अगर दवाई की जरूरत है तो दवाई दे रहा है, आपको बेड की जरूरत है तो बेड की उपलब्ध करा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है वो सुलभ करा रहे हैं। तो मतलब वो भी आपके शक के दायरे में। मतलब क्या चाहते क्या है आप लोग? हमारे निरीह व्यक्ति जो कि निर्दोष नागरिक है वो मारे जा रहे हैं और सरकार किस तरह की व्यवस्था कर रहा है? हमारी नदियों को किस तरह से देखा जा रहा है? हम बराबर आज 2 दिन 3 दिन से हम देख रहे हैं कि नदियों में किस तरह से हमारे परिजनों की लाश बह रहे हैं और उनके साथ क्या अमानवीय व्यवहार हो रहा है कि कुत्ते उनकी लाशों को नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, जो जानवर उनकी लाशों को, तो मतलब किस तरह से अमानवीयता पूरे देश में फैली हुई है। और इसके बाद हम सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरह के हुंकार भर रहे हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा लंबा कमेंट हो गया आपका, मैं गोविंद जी से ले लूं। गोविंद जी, देखिए, मकसद क्या था कलेक्टर नर्सों से चर्चा का, लेकिन आनंद जी जो है उस मकसद को नहीं समझ रहे हैं और वो आलोचना भी कर रहे हैं अभी तक के कामकाज की और शिकायतें भी उनके पास ढेर सारी हैं। क्या कहेंगे गोविंद जी? देखिए, कांग्रेस को तो हमेशा नकारात्मकता ढूंढना है। यदि वो अपने फ्रंटलाइन वर्कर से बात नहीं करेंगे तो कह रहे हैं कि वो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, चुप बैठे रहते हैं। वो अगर इनोवेशन के बारे में पूछ रहे हैं जिलाधीशों को, और जहाँ पर जो मुखिया हैं उस जिले के और जो जिले के प्रशासनिक मुखिया उनके साथ साझा कर रहे हैं कोई बात, उससे पूरे देश को यदि फायदा हो रहा है तो ये गलत बात है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है। किसी हम 70 साल में नहीं हुई, अरे 100 साल में कोई महामारी नहीं आई, अब 70 साल की बात करते हैं। 2 साल पहले महामारी आई थी, उसके बाद अब महामारी आई है। अब महामारी तो महामारी है जिसका स्वरूप हमने यहाँ नहीं, हमारे उन्नत देशों में देखा है कैसा विकराल स्वरूप लेके आई। किसी को अनुमान रहता है कि 100 मरेंगे या 50 मरेंगे या 200 मरेंगे। देखिए, ये मरने का जो है इलाज का और इसकी बीमारी के उपचार का, उसका संबंध सबका अलग है। ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, ये बार बार सरकार ने कहा कि इसका पालन करके। अब लोग व्यक्तिगत रूप से कई लोग तो लापरवाही में
उस संक्रमण को बढ़ जाता है, तब जाते तब कोई दवा कार्य करती है। इसलिए, और ये जो लाशें जल गई है, इन लाशों पर राजनीति करने का समय नहीं है। अभी तो पीड़ित मानवता की सेवा कितनी की इन्होंने ये बताएंगे। उस सेवा के पीछे इन्होंने कई जगह पर दुकानें खोल ली, उसके बारे में भी सरकार सजग है। यदि वहाँ कार्रवाई करती तो बोले हमारे आदमी को पकड़ लिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही खुले दिल से जिलाधीशों से बात की, कुछ जिलों के, और उनके साथ ये अपने अनुभव साझा, तो उसको कहा कि बताइए आप इनोवेटिव करिए, मैं कह रहा हूँ आपको खुली छूट है, आप करिए इनोवेशन। तो ये इनोवेशन करने का यदि उन्होंने छूट दी है, वो स्थानीय स्थिति के साथ उन्होंने कहा कि आपकी परिस्थिति, आपका वातावरण, आपकी जलवायु क्या अनुमति देती है, आप उस अनुसार वहाँ करिए इस प्रयोग को, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि ये बीमारी जिसका कोई पर्टिकुलर, कोई ऐसा प्रोफार्मा, कोई इलाज, कोई इसकी डायग्नोसिस ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में कोई ऐसी दवाई आ गई हो जिसके कारण वो बीमार किसी भी स्थिति में जाके बचा जा सकता है। ये तो सब एक प्रयोग है, पूरे विश्व में चल रहे हैं। ये लगा दो, वो कर दो, ये दवा दे दो, लेकिन अंततः जो जिस रफ्तार से वो म्यूटेशन हो रहा है वायरस का, और जिस ढंग से वो अटैक कर रहा है, वो बहुत ही हतप्रभ करने वाला है, वैज्ञानिकों के लिए भी, वायरोलॉजिस्ट के लिए भी और डॉक्टरों के लिए। इसलिए ऐसे समय हमको बहुत ही गंभीरता रखनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आज नर्सों के साथ बात की, देखिए कितनी बड़ी बात है, उन्होंने उसको नाम का उल्लेख किया, उससे गर्वानुभूति हुई कि नर्सों में, कि उनको प्रेरणा मिली कि भाई हमको एक वहाँ प्रदेश का मुखिया हमसे इस तरह संवाद कर रहा है, वो हमें प्रेरित कर रहा है कि आप आधे तो आपके कारण ठीक हो रहे हैं। ये उसमें विश्वास पैदा करना कि आप चिकित्सक से बड़े हैं, और ये मोटिवेशन करना, ये मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन के जरिए तो बीमार ठीक हो रहे हैं। देखिए कई डॉक्टर कहते हैं कि इच्छा शक्ति होगी तो अपने आप कोरोना को हरा के निकल जाएगा, और अगर वो हार गया, मन के हार गया, तो वो उसके जीवन की जंग नहीं जीत पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे समय मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मनोवैज्ञानिक उपाय, चिकित्सकीय उपाय, वैज्ञानिक उपाय और प्राकृतिक उपाय, इन सब का मिला जुला स्वरूप से ही हम इस बीमारी से पार पा सकते हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी भूमिका है उसको सही ढंग से उन्होंने निभाया। जी जी, एक कमेंट हम राजेश जौहरी जी का ले लें। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया था, तो एक कमेंट उस पर राजेश जी, जो कहा पीएम मोदी ने कलेक्टरों को फ्री हैंड दिया एक तरीके से कि आप जो कर सकते हैं, आप अपने जिले को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो इस पूरी कवायद को कैसे देखते हैं? और फिर मैं बात करूंगा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्सेस से सीधा संवाद किया। राजेश जी। दीपेश जी, बजाय इसको एक सिर्फ इंदौर कलेक्टर पे सीमित रखना या सरोज यादव जो नर्स हैं उन पर सीमित रखना, इसमें हमको एक बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। 3 दिन पहले यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट दी थी कि भारत का जो हेल्थ वर्कर्स है वो थक रहे हैं, वो फेड अप हो गए हैं, और ऐसा ना हो कल को मतलब अचानक हाथ खड़े करते हैं वो। जब ये चीजें जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो समझता है, उसके बाद सारी रिपोर्ट रहती है, हो सकता है इसके पीछे यही कारण हो कि उनका मनोबल बढ़ाना हो, पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि जो विपक्ष का जो मेन काम था, जो हमें मतलब हालांकि आनंद जी वरिष्ठ नेता हैं, अब उन पे कमेंट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, पर आज आयुष्मान बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं जिन अस्पतालों में, वो विपक्ष को उठाना चाहिए मामला। क्योंकि आज आपने आयुष्मान की घोषणा कर दी, पर विपक्ष अगर नहीं मिल रहा है तो उसको उठाना चाहिए। तीसरा मुद्दा ये है कि आज राजगढ़ के जो आईसीयू है उसमें पानी घुस गया। ये आपको ध्यान है, आपके ही शो में हमने बोला था कि जो अचानक जल्दी आईसीयू बन रहे हैं, जल्दी जो कोविड सेंटर बन रहे हैं, उसमें बहुत सारी मौसम का ध्यान नहीं रखा गया है। उस पर विपक्ष को बात करनी चाहिए, सरकार और विपक्ष को उस पर लड़ना चाहिए। चौथी चीज ये है कि इजराइल में जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, नेतन्याहू की सरकार जाने वाली थी, लेकिन विपक्ष ने कहा नहीं, पहले ये हमास का इलाज करो, उसके बाद आप सरकार की बात करेंगे कि सरकार जानी है कि नहीं जानी। तो इस समय ये जो लड़ाई का वक्त नहीं है, आपके हर शो में हमने एक ही बात बोली है, और इससे जो मैसेज जो है ना बहुत गलत जा रहा है। और जहां तक इंदौर कलेक्टर का सवाल है, तो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दें। परसों कोई आदमी गुजरात बॉर्डर से यहाँ आया, गरीब आदमी, ऑर्डिनरी आदमी, उसने कलेक्टर साहब को फोन लगाया, मनीष सिंह जी को,
और उसने कहा कि साहब मेरे को बेड चाहिए, तो उसने हमें खुद बताया, उसने कहा मनीष सिंह जी का 15 मिनट बाद फोन आया कि इस अस्पताल में चले जाओ और यहाँ पे आपको बेड मिल जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है। और उनका मोरल बढ़ा दिया अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने, तो हमारे ख्याल से तो कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी और जनता और मीडिया सबको उनकी शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल। तो आनंद जी, आप मंतव्य समझे ये सब कवायदों का। देखिए, गोविंद जी ने कहा 70 साल से आपका राज था, बीमारी ये 100 साल में आई। स्पेनिश फ्लू के बाद इस तरह की महामारी जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। अब तक सार्स, इबोला, जो दूसरी तरह की आई महामारियां, वो कुछ देशों तक सीमित रहीं। लेकिन ये कोरोना खुद समझ रहे हैं, और या तो कांग्रेस के पास कोई इलाज है तो आप बता दें, या इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से करके रखी जा सकती थी क्या? नहीं हो सकता था? या दूसरे राज्यों में जहां पर आपकी सरकारें थी, क्या वहां पर बंदोबस्त कर लिए गए थे कि नहीं किए गए? जब केंद्र कोई गाइडलाइन जारी करता था, राज्य कहते साहब हम हमारा हिसाब से काम करेंगे, केंद्र हम पर थोप रहा है, राज्यों के हवाले कर दिया उन्होंने। अब राज्य अगर व्यवस्था कर लेते तो कर लेते, लेकिन नहीं हुआ। तो इन हालातों में सबसे बड़ी बात जो कही राजेश जी ने कि हेल्थ वर्कर्स, सोचिए आप तो कोई कोरोना पेशेंट निकल जाए उसको देखने नहीं जा रहे हैं, उससे मिलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो रात दिन उनके बीच में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी, जब तीसरी लहर आने की आशंका है। तो मंतव्य ये है। और उसी में आनंद जी, अगर हम केवल निगेटिविटी की बात करें, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो हो रहा है क्या आपका उस पर ध्यान नहीं है आनंद जी? कितने कोविड सेंटर बन गए, या इतनी जगह ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, या इतने बेड बढ़ा दिए गए हैं? तो आनंद जी, क्या ये पॉजिटिविटी आप में नहीं होनी चाहिए? जी दीपेश जी, राजेश भाई ने अच्छी बात बोली। और मैंने अभी क्या बोला कि कलेक्टर से या नर्स से या डॉक्टर से या जो भी इस काम में लगे हुए लोग हैं, कोविड के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं लोग, अगर उनसे प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बात करते हैं तो ये तो अच्छी बात है और सौभाग्य की बात है और प्रशंसा की बात है। लेकिन जब सब चीजें खत्म हो गई, जब हमारे हाथ से बाजी निकल गई, इसके बाद हम बात करें, भाई 1.25 साल से क्या कर रहे थे वो? 1.25 साल से क्यों नहीं इस बारे में चर्चा? आपको पता था कि 1.25 साल पहले कि आज क्या होगा आनंद जी? आपने पिछले नहीं सुनिए, आपने पिछली मई में ये क्यों नहीं बोला सरकार को कि ऑक्सीजन प्लांट लगाइए, क्योंकि अगले साल ऑक्सीजन का संकट होने वाला? किसी ने कहा था क्या? बताइए। बोला था, विपक्ष ने पूरी बात बोली। विपक्ष ने तो सुनिए, राहुल गांधी जी ने तो फरवरी में बोला था माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एयरपोर्ट टाइट कर दीजिए, एयरपोर्ट पे सख्ती कर दीजिए, जब पहला केस हिंदुस्तान में मिला था। क्यों नहीं उनकी बात को मानी? विपक्ष की बात मान कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी ट्रेनें चल रही हैं, आप बताइए कांग्रेस क्यों नहीं मांग करती कि ट्रेनों का परिचालन बंद होना चाहिए? ट्रेनों से तो अभी भी संक्रमण फैल रहा है। और ये तो मैं गोविंद जी को भी कहूंगा कि आप तमाम यहाँ सड़क पे तो 4 लोग निकलने नहीं दे रहे हैं, वहां ट्रेन में अभी भी हजारों लाखों लोग इधर से उधर जा रहे हैं, कितना कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारा ये कहना आनंद जी कि गंभीरता से मुद्दों को देखना होगा। इस वक्त आप मोदी को हटा दें, ये कर दें, वो कर दें, हमारी वैक्सीन बेच दी, ये फलना, ये सब नहीं। ये इसके अलावा जो और किया जा सकता है, क्या उस पर कांग्रेस का ध्यान है? नहीं, देखिए आदरणीय दीपेश जी, आपने बहुत सारी बातें बोली, मालूम गोविंद जी ने भी बोली, राजेश भाई ने भी बोली, आपने भी बोली, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या सत्ता पक्ष का कर्तव्य नहीं है कि विपक्ष को विश्वास मिले? क्या प्रधानमंत्री अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। क्या प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं से चर्चा कर सकते हैं? नहीं, तो जब मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं उसमें विपक्ष के भी मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अरे भाई, अब ममता बनर्जी ना जाए अपने अहम में तो ना जाए। अरे पूरे देश की बात हो रही है, कोई प्रदेश की बात नहीं हो रही, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता, हमारे नेता हैं। अरे तो जब सीएम के साथ बैठक होती तो अकेले शिवराज जी के संग थोड़े ना चर्चा होती है, उसमें भूपेश बघेल भी होते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे भी होते हैं, सब होते हैं। जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जी बोलिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय नेता है, सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय नेता है, दूसरे जो दलों के नेता हैं वो भी राष्ट्रीय स्तर के हैं। सामूहिक रूप से बैठ के चर्चा करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो भी हैं आज, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि हम इस महामारी से किस तरह से निपट सकते हैं। जो हमारे वरिष्ठ राजनेता रहे हैं पहले के, जो मंत्री, यानी आप 4 एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। मतलब ये कि सर्वदलीय बैठक लें, उसमें लोगों से सलाह मांगे, उनसे सहयोग मांगे। मगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्ष अगर कहीं सहयोगात्मक रोल कर रहा है, अभी मैं यहीं की बात कर रहा हूँ, उज्जैन में हमारी महिला नेत्री के साथ क्या व्यवहार हुआ भाई, वो जो लगे हैं सेवा में लगे हैं भाई, उनको आप गाइडलाइन नहीं, आज दिल्ली कोर्ट ने कहा है आनंद जी, सुनिए, दिल्ली कोर्ट ने कहा भैया नेता खुद जमाखोरी ना करें कि आपसे किसी ने मांगा इंजेक्शन, आनंद तारण जी ने निकाल के दे दिया।
ये काम राजनीतिक दलों का नहीं है, ये काम स्वास्थ्य विभाग का है, ये प्रशासन के अधिकारियों का है। वो ऑक्सीजन देंगे, वो इंजेक्शन देंगे। अब आप लोग कहां से ला रहे हैं तो पूछना तो पड़ेगा ही ना कि भाई बाकी जगह तो मिल नहीं रहा है, फिर आपके पास कहां से आ जा रहे हैं इंजेक्शन और तमाम चीजें। इसलिए कोर्ट ने आज कहा कि भाई राजनीतिक दलों का काम नहीं व्यवस्थाएं बनाने का। जी अब बोलिए। फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि 1000 बेड का यहाँ पर भोपाल में भारतीय जनता पार्टी को व्यवस्था करना पड़ी? ये जब राजनीतिक दलों का नहीं है तो क्यों इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिका है, हमीदी हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्या क्या दिक्कत थी कि भैया इतनी बड़ी बिल्डिंग कर ली? वहाँ हो जाती तो परमानेंट हमेशा के लिए व्यवस्था हो जाती ना। ये तो एक हमने अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए कर ली कि हमारी पार्टी ये कर रही है, और आज पानी गिर गए तो उसकी क्या स्थिति हो गई वो भी हम देख लें। वहाँ व्यवस्थाएं क्या है जाके देखिए, देखे मीडिया। उन बातों को हम नहीं देखेंगे, हम केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएंगे विपक्ष ऐसा कर रहा है। अरे विपक्ष तो ईमानदारी से सहयोग कर रहा है, वो अपने संसाधनों से सहयोग कर रहा चलिए है। गोविंद जी एक जवाब जो जल्दी से। व्यवस्था गोविंद जी कर रहा है, समय वो समाप्त होने सरकारी वाला। गोविंद जी संसाधनों से कह कर रहे हैं रहा है। आनंद जी जो शिकायतें हैं भाई विपक्ष को भरोसे में नहीं ले रहे हैं, सर्वदलीय बैठक नहीं हो रही है, और परमानेंट व्यवस्थाओं की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या टेम्परेरी व्यवस्थाएं जो की जा रही है केवल वाहवाही के लिए क्या? गोविंद जी दीपेश जी, जब से 7 साल तो केंद्र में हमारी सरकार अभी आई, 15 साल मध्य प्रदेश में सरकार, 17 साल अभी हुए हैं। मैं इसके पहले की बात कर दूं, अगर यदि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अच्छी उन्नत स्थिति में आजादी के बाद से उसको एनहेंस करते रहते, उसको सशक्तिकरण करते, तो देश में आज ये स्थिति नहीं होती। ये आनंद फानंद में 2 दिन में कुछ नहीं होता है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आने के बाद इनको ध्वस्त नहीं कर दिए, और बल्कि नए निर्माण किए, नए स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं सबके। लेकिन इन्होंने पूरे 50 साल, इनसे पूछा जाएगा, इनको तो देश में विश्वास मिल गया, देश ने विश्वास अपना व्यक्त किया। अब ये कह रहे हैं हमको भरोसा मिलो। अरे तुम तो भरोसा खो चुके हो जनता का, और इन लोगों ने तो जनता के साथ जो अन्याय किया है, स्वास्थ्य का बजट को किस तरह डकार लिया है, स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए, स्वास्थ्य कर्मी को अपने घर में नौकरी पे रख लिया, तो कई सारे घर के काम में लगा लिया। इस तरह स्वास्थ्य केंद्रों को और शिक्षा के केंद्रों को जिस तरीके से कांग्रेस और जो लगातार वर्षों तक लोगों ने इसमें विश्वास व्यक्त किया, उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और आज ठीक है, उससे आगे मालो जी जो एक शिकायत है कि भाई क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मुलायम सिंह ऐसे नेताओं को बिठा करके क्या एक मीटिंग नहीं कर सकते हैं पीएम मोदी? जी रोज थोड़ी बात हो सकती है, आज निर्णय लेगी सरकार, फिर बात करेंगे, फिर निर्णय लेगी। एक बार कोरोना के संदर्भ में बात हो चुकी है, और लगातार लोकसभा के सत्र भी था, उसमें भी बात हुई, सब चीजें खुली है, और किसने मना करा? ये सुझाव देने के लिए दे ही रहे। हमारे यहाँ विवेक तनखा जी ने या कोई कमलनाथ जी ने कोई सुझाव दिया मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने माना है, और उन्होंने विवेक तनखा जी ने उसमें सहयोग भी किया है, कमलनाथ जी ने भी जहाँ करना चाहिए किया है। लेकिन मैं कहता हूँ अपनी जिम्मेदारी निभाए ना। ये क्या बात है कि हमसे पूछा नहीं, हमसे करा नहीं, जो काम हो रहा है आप जनता के पक्ष में, हम भी सलाह देते हैं सरकार को। थोड़ी हम सरकार, लेकिन मैं बस एक छोटा सा पॉइंट आपसे, मालो जी 4 आदमी पीछे से कार को धक्का लगा रहे हैं, 4 आगे से। अब हो ये रहा है कि कार वहीं की वहीं, हो यही रहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए आप लोग जो 4 आदमी बाहर निकल जाए, लेकिन जो ट्रेनों का परिचालन और आप देख रहे हैं कि कितनी भयावह स्थितियां हैं, और तमाम राज्यों से जहां पर भयंकर कोरोना फैला वहां से भी ट्रेनें आ रही हैं। स्टेशनों पर अगर आप कहेंगे कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां किसी की जांच हो जाए, पैसा देकर के कौन जांच कराएगा? कोई नहीं करा रहा, फ्री में जांच। मैं यही कह रहा हूं कि हम जो संक्रमण के पीछे लगे हुए हैं रोक दें और ये कर दें, तो ट्रेनों का परिचालन क्या नहीं बंद होना चाहिए था जैसा पिछले लॉकडाउन में हुआ था? जी बंद करना, अनंत काल तक लॉकडाउन बनाए रखना, आर्थिक गतिविधि को रोकना उपाय नहीं। उपाय ये है हमको अपने स्व अनुशासन में रहना होगा। सुरक्षा के उपाय हमको खुद को करना चाहिए, कोई बहुत महंगे उपाय नहीं। मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए, और आप दूरी का पालन करिए। और जो ये अनंत काल तक किसी चीज को रोके तो गरीब हैं, भारत का 70% नहीं, जैसे कोरोना कर्फ्यू आपने महीने 2 महीने के लिए लगाया था, इसी दौरान अगर ट्रेनें भी बंद हो जाती तो हमें लगता है शायद इतना नहीं फैलता। जी अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता, अगर अचानक उसको जाना पड़े तो देखिए ट्रेनों का परिचालन तो मैं कह रहा हूँ कि सभी ट्रेनें चालू कर देनी चाहिए। आप बंद करने की बात करें, मैं कह रहा हूँ सब ट्रेन चालू कर। नहीं, इससे तो देखिए फिर ये और ज्यादा भीषण हालात होंगे। नहीं, ये देखिए लोगों को समझना पड़ेगा, और वहाँ ऐसी बंदिशें आयत करना पड़ेगी कि आपको ये। लोग तो सर आज भी नहीं समझ रहे, लेकिन क्या उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए? गांव में तो लोग कह रहे साहब सर्दी खांसी है, अभी भी लोग जादू टोना ओझा इनसे इलाज करा रहे, अब उनको क्या किया जाए? इसीलिए गंगा में लाशों के ढेर लगे। खैर एक लास्ट कमेंट राजेश जी, क्या होना चाहिए इन हालातों में? कलेक्टर्स को अगर पावर मिल रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, या और आगे किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगे जो मालू जी पहुंचाएं अपने खत के जरिए केंद्र और राज्य सरकार तक? जी राजेश जी। मैंने
बस मालू जी से एक छोटी सी बात बोलनी थी। मालू जी भी काफी सीनियर लीडर है, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है एज अ पर्सन। इनको भी वही बचना चाहिए कांग्रेस पे ये सब इस समय छीटाकशी करने से, पहली बात है ना, क्योंकि ये समय लड़ाई का नहीं है। दूसरी बात ये थी कि अगर हमारा तो पिछली बार भी आपके जो पहले भी उसमें कहा है कि 10 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन और किस तरह का जिसमें कि पड़ोस के घर में भी कोई नहीं जाए, तब ये बीमारी रुकेगी। नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आपको बताएं, आप कितने भी सेंटर बना लें, आप कितने भी इंतजाम कर लें, ब्लैक फंगस के सेंटर बना लें, लेकिन बीमारी रुकेगी नहीं, बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब उसका संक्रमण नहीं रुकेगा तो कैसे रुकेगी बताइए। उसका लगातार प्रोलिफरेशन हो रहा है, लगातार उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो हमको उसको रोकने के लिए भले 10 दिन का लॉकडाउन लग जाए, स्ट्रिक्ट वाला, बिल्कुल। तो बस 10 दिन में कोई अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी, लेकिन 10 दिन मतलब ऐसा वाला जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, सरपंच, ये सब के सब, विपक्ष पक्ष सब मिल जाएं और कोई घर से ना निकले। आप देखना स्थिति ऐसी हो जाएगी, इजराइल जैसी हो जाएंगे अपन की बिना। बिल्कुल, देखिए ये करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड का आप उदाहरण देखिए मालू जी, मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड हमारे एक राज्य के बराबर भी नहीं उसकी जनसंख्या, लेकिन बात यह कि अगर 14 दिन का जो एक साइकिल होता है, अगर उसको तोड़ना, आपको देखिए कोरोना कर्फ्यू लगाए ना आपने, लोगों के धंधे बंद हुए ही ना, लोग घरों में बैठे ही ना, कुछ चलाते रहे, कुछ घर में बैठे अपना जो है टाइम पास कर रहे हैं। अगर इसी को और सख्त कर दिया जाता है, 14 दिन का हम कह रहे हैं, तो ये स्थितियां जो आज हमने देखी, इतने लोगों की मृत्यु हुई या सरकार इतनी परेशान हुई या लोग इतना परेशान हुए कि ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके, ये नहीं होता। और हमें लगता है कि अभी भी वक्त है, अगर आप इसके म्यूटेंट को और नहीं बदलने देना चाहते हैं, अगर ये संक्रमण और न फैले, किस रूप में तीसरी लहर अगर नहीं चाहते हैं, तो ये जो ट्रेनों का, बसों का सब परिचालन जो है कम से कम 15 दिन के लिए आप बंद कर दें। फिर देखिए, लेकिन अब सरकार जो है ठोकर खा के सीखती है, तो ठीक है अगली ठोकर के लिए, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को, क्योंकि 1.5 महीने से तो हम अभी भी बैठे मालो जी, आप देख ही रहे हैं, दुकान धंधे तो बंद है ही हैं। तो जब 1.5 महीने तो फिर 15 दिन और सही। मालो जी क्या कहेंगे? मैंने कहा ना कि 15 दिन और सही, उसके बाद 15 दिन, इसका अनंत है, ये कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन हमें कुछ सीख तो हमको लेना चाहिए। ये जो ढिलाई बरत रहे हैं, इस बारे में हमको कम से कम सारे राजनीतिक दल के, सारे सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे और लोगों को पता। कई सारे उदाहरण आपके सामने, कई सारे मीडिया संस्थानों ने, चैनल्स ने बताए हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक गाँव है या राजस्थान का एक गांव है जो पूरी तरह से संक्रमण एक भी व्यक्ति नहीं हुआ। ये कि उन्होंने अनुशासन पाला। जब वो कर सकते हैं तो पूरा देश उसको क्यों नहीं कर सकता? देखिए, छोटे से गांव में अनुशासन हो सकता। मालू जी आप खुद सोचिए, इंदौर में जहाँ इतने लाख की जनसंख्या, भोपाल है इतने लाख की जनसंख्या, पढ़े लिखे लोग यार अब किसी को ना डंडे से पीट सकते हैं, ना जेल में ठूंस सकते, नहीं कर सकते ना। इसीलिए हमें लगता है कि अगर वो जो लॉकडाउन, हमें लगता है सरकार को फिर गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई अर्थव्यवस्था तो देखिए वैसे ठप हो गई है। हाँ, आप बढ़ाना चाहते हैं संक्रमण, तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं, फिर रेमडेसिविर के लिए कोई भटकेगा, फिर ऑक्सीजन के लिए कोई भटकेगा, फिर किसी चीज के लिए भटकेगा। अगर उसकी वही अच्छा लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन हमें लगता है जो राजेश जी कह रहे हैं, वाकई में एक 15 दिन का सख्त लॉकडाउन, अगर ये सर्कल तोड़ना है, ये लोगों को बचाना है, वाकई उनकी जिंदगियां, वो जो शर्मनाक तस्वीरें हैं गंगा की नदियों में, वो नहीं देखने को चाहिए। उन पर आप आंखें मींच लीजिए, वो नहीं छिपेंगी। विपक्ष तो देखिए बैठा इस ताक में कि उसको और ज्यादा प्रचारित किया जाए। अगर ये सब कुछ चाहते, देखिए गांव तक पहुंचा ना, और अगर यही वो ट्रेनों का परिचालन बंद हो जाता कोरोना कर्फ्यू के साथ में, तो ये स्थितियां नहीं होती। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि 15 दिन का एक सख्त लॉकडाउन चाहिए इस देश को, तभी जो सर्कल है वो टूटेगा और साइकिल जो है वो टूटेगी। वरना तो फिर तैयारियां करते रहिए, विपक्ष आप पर इसी तरीके से उंगली उठाते रहेगा। शुक्रिया मालो जी, शुक्रिया आनंद जी आपका, और शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, नर्सेज और कलेक्टर्स को पीएम मोदी और सीएम शिवराज